सीएए ये देश का कानून है, पत्थर पर लकीर है, ये वास्तविकता है, ये लागू होगा ही होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार दोस्तों, CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 11 मार्च 2024 से पूरे देश में लागू हो गया है। CAA लागू होने के बाद अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान इन 3 देशों से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई इन अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। CAA को समझने से पहले हमें पहले ये समझना होगा कि भारत में नागरिकता का प्रावधान संविधान में कहां से लिया गया है और इस एक्ट को लाने की जरूरत क्यों पड़ी। भारत के संविधान की शुरुआत में नागरिकता, भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता की बात की गई है, लेकिन यह केवल सिर्फ उन नागरिकों की बात करता है जो संविधान लागू होने के समय यानी 26 जनवरी 1950 को भारत के अधिकार क्षेत्र में निवास करते थे। संविधान का अनुच्छेद 5 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति भारत में जन्म लेता है या उसके माँ बाप दोनों या दोनों में से कोई एक भारत में जन्मा हो या भारत में संविधान लागू होने के 5 साल पहले यानी 1945 से पहले भारत में रह रहा हो, वह हर व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन ये सिर्फ उन नागरिकों की बात करता है जो संविधान लागू होने से पहले भारत में थे, लेकिन उसके बाद जो भारत की नागरिकता लेना चाहता है या जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे देशों से आए अल्पसंख्यक हैं, उनको किस आधार पर नागरिकता दी जाएगी। तो उसके लिए भारतीय नागरिकता अधिनियम इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 लाया गया। यह अधिनियम 30 दिसंबर 1955 को भारत की संसद द्वारा पारित किया गया था। यह अधिनियम भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, यानी भारत का नागरिक किसी और देश का नागरिक नहीं हो सकता एक समय पर। इस एक्ट में वर्ष 2019 से पहले 5 बार संशोधन हो चुका है। आखिर क्या है नागरिकता संशोधन कानून 2019? पहले तो सब लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि जो 2019 का नागरिकता संशोधन कानून है, यह नागरिकता देने वाला कानून है, न कि किसी की नागरिकता छीनने का। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को 1955 के सिटीजनशिप एक्ट में संशोधन करके बनाया गया है। CAA 2019 के तहत भारत के 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई जो 31 दिसंबर 2014 से पहले धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए थे, उनको भारत की नागरिकता का अधिकार देने का ये कानून है। CAA को लेकर देश में कई लोग झूठ अफवाह फैला रहे हैं कि इस एक्ट से किसी एक विशेष वर्ग की नागरिकता जा सकती है, जबकि हमें यह समझना जरूरी है कि यह नागरिकता देने का कानून है, न कि नागरिकता छीनने का। CAA से किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता नहीं जाएगी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। यह कानून केवल उन लोगों के लिए है जिन्हें वर्षों से उत्पीड़न सहना पड़ा और जिनके पास दुनिया में भारत के अलावा और कोई जगह नहीं है। अगर हम भारत की नागरिकता की बात करें तो कानूनन भारत की नागरिकता के लिए कम से कम 11 साल तक देश में रहना जरूरी है, लेकिन नागरिकता संशोधन कानून में इन 3 देशों के गैर मुस्लिमों को 11 साल की बजाय 6 साल रहने पर ही नागरिकता दी जाएगी। बाकी दूसरे देशों के लोगों को 11 साल का वक्त भारत में गुजारना होगा, भले ही वो किसी भी धर्म के हों। कैसे करना है आवेदन? भारतीय नागरिकता पाने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है। इसे लेकर एक ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार हो चुका है। इस पोर्टल पर आवेदकों को अपना वह साल बताना होगा जब उन्होंने बिना किसी दस्तावेज के भारत में प्रवेश किया था। नागरिकता पाने के लिए आवेदकों से किसी भी तरह का कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। जिन्हें भारत की नागरिकता चाहिए वे भारत सरकार द्वारा लॉन्च CAA की ऑफिशियल वेबसाइट www.indiancitizenship.online.nic.in से आवेदन कर सकते हैं। आखिर मुसलमानों को इस बिल में क्यों नहीं शामिल किया गया है? नागरिकता संशोधन कानून के विरोध की सबसे बड़ी वजह यह है, विरोध करने वाले इस कानून को एंटी मुस्लिम बताते हैं। उनका कहना है कि जब नागरिकता देनी है तो धर्म के आधार पर क्यों दिया जा रहा है, इसमें मुसलमानों को शामिल क्यों नहीं किया जा रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था तो धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ था। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान इस्लामिक देश हैं। इन देशों में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। फिर वह कैसे प्रताड़ित हुए? इन तीनों देशों में गैर मुस्लिम को धर्म के आधार पर सताया जाता है। इसी कारण गैर मुस्लिम यहाँ से भागकर भारत आए हैं। इसलिए गैर मुस्लिमों को ही इस कानून में शामिल किया गया है। दोस्तों, आपने न्यूज़ में और पेपर में पढ़ा होगा कि पाकिस्तान में हिंदू और सिखों की बुरी हालत है।
जबरन हिंदुओं और उन तमाम अल्पसंख्यकों का धर्म परिवर्तन कराया जाता है। लड़कियों का अपहरण और जबरन हिंदुओं और सिखों की जमीनों पर कब्जा किया जाता है। हिंदू मंदिरों को तोड़ा जाता है। अब जो मैं आपके सामने ये आंकड़े रखूंगा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में अल्पसंख्यकों की क्या हालत है, तो इन आंकड़ों को देखकर आप चौंक जाओगे कि आखिर में इन 3 इस्लामिक कंट्रियों में कैसे अल्पसंख्यकों को सताया जाता है, कैसे उनको प्रताड़ित किया जाता है। 1947 में अल्पसंख्यक ज़्यादातर हिंदू और सिख आबादी का लगभग 23% थे। आज वो लगभग 1.65% ही रह गए हैं। इसी तरह 1971 में जब बांग्लादेश बना तब हिंदू कुल आबादी का 19% थे। 2016 में वे केवल 8% ही थे, जबकि भारत में अल्पसंख्यकों की संख्या दुगनी हो गई है। वहीं 1947 में भारत में मुसलमानों की संख्या 9.2 करोड़ थी। आज उनकी अनुमानित संख्या लगभग 20 करोड़ हो गई है। इन आंकड़ों से आपको पता लग गया होगा कि जो लोग कहते हैं कि भारत में अल्पसंख्यक खतरे में है, उन्हें जरा पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यकों की हालत देख लेनी चाहिए। आखिर CAA की जरूरत क्यों पड़ी? CAA की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और ईसाई अल्पसंख्यक जो दशकों से भारत में आए और देश में बस गए, वे पुराने नागरिकता कानून के तहत भारतीय नागरिकता हासिल नहीं कर सकते थे। इसके चलते वो भारतीय नागरिकता के कई लाभों से वंचित थे। नागरिकता पाने के बाद उन्हें भी ये सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। उसके अलावा देश में जो घुसपैठ हो रही है, जैसे आपने देखा होगा कि 2023 में हरियाणा में नूह में जो दंगे हुए थे, उसमें काफ़ी संख्या में रोहिंग्या शरणार्थी पकड़े गए थे। दूसरा जो सबसे बड़ा विफलता थी वो थी नेहरू लियाकत समझौता। क्या है नेहरू लियाकत समझौता, जिसकी विफलता बनी नागरिकता कानून की बुनियाद? 8 अप्रैल 1950 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने एक समझौते पर साइन किए थे, जिसे नेहरू लियाकत समझौता नाम दिया गया। इसमें दोनों देशों ने अपने अपने देशों में रह रहे अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा करने का वादा किया था। इसी समझौते के चलते देश में अल्पसंख्यक आयोग बनाए गए थे। समझौते में कहा गया था कि भारत और पाकिस्तान की सरकार इस बात पर सहमत है कि दोनों अपने क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों को समानता और सुरक्षा सुनिश्चित करेंगी। माननीय अमित शाह जी ने कहा था कि कभी भी इस समझौते का पूरा पालन नहीं हुआ। यदि पाकिस्तान द्वारा संधि का पालन किया गया होता तो इस विधेयक को लाने की आवश्यकता ही नहीं होती। नेहरू लियाकत समझौते को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। बिल से लेकर कानून बनने का सफर। बीजेपी के एजेंडे में CAA का काफी पहले से जिक्र होता आया हुआ है और मोदी सरकार ने साल 2016 में इसको सबसे पहले लोकसभा में पेश किया था। यहाँ से तो यह बिल पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में जाकर ये अटक गया। बाद में इसे संसदीय समिति के पास भेजा गया और फिर 2019 के लोकसभा चुनाव आ गए और फिर से बीजेपी की सरकार बनी। दिसंबर 2019 में इसे लोकसभा में दोबारा पेश किया गया और इस बार ये 10 दिसंबर 2019 को लोकसभा और 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा दोनों जगहों से पास हो गया। राष्ट्रपति द्वारा इस विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी मिल गई। हालांकि इसमें लागू होने में काफ़ी देर हो गई। इसकी प्रमुख वजह रही देश में होने वाले विरोध प्रदर्शन। कुछ लोगों ने बिना पढ़े और बिना जाने ही इस कानून को मुस्लिम विरोधी बता दिया था, लेकिन इस पर सरकार का कड़ा रुख था। अमित शाह जी ने कहा था कि CAA को हम लाकर ही रहेंगे, इसे कोई रोक नहीं सकता। जैसे आपने देखा होगा साल 2020 में देश भर में CAA के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे। इन प्रदर्शनों में कई ऐसे लोग भी थे जिन्हें कानून की कम या गलत जानकारी थी, लेकिन जिन लोगों को इस कानून की जानकारी थी उन्होंने लोगों को वोट बैंक के चक्कर में गुमराह करने का काम किया था। विशेष तौर पर असम, त्रिपुरा जैसे राज्यों में हिंसा प्रदर्शन हुए। दिल्ली के शाहीन बाग में ही लंबे समय तक धरना प्रदर्शन हुआ था। 100 से ज़्यादा लोगों की जान भी गई थी। और अभी भी लागू होने के बाद पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे लेकर लोगों को गुमराह कर रही है। ममता बनर्जी का कहना है कि हम इसे बंगाल में लागू नहीं करेंगे। इस पर गृह मंत्री अमित शाह जी ने ममता बनर्जी को जवाब देते हुए कहा कि कोई कुछ भी कर ले, CAA कानून कभी वापस नहीं लिया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।